So students, today we are going to start relative strengths of acids and bases. ये इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो अगर आपको कोई पूछ ले फिनोल और बेंजोइक एसिड, इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। वैसे तो ये दोनों वीक एसिड हैं, बट वीकर में आपस में कंपैरिजन तो हो सकता है ना कि दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन ज्यादा वीकर है, इसकी कंपैरिजन कैसे करते हैं। एंड सेम गोज टू बेसिस, कि बेसिस में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है। ठीक है, कैसे कंपैरिजन करते हैं उनका। ठीक, उस कंपैरिजन के वो पढ़ने वाले हैं हम आज। ओके, और कंपैरिजन हम दो कंसेप्ट लगा के करेंगे। सबसे सिंपल वाला कंसेप्ट क्या था एसिड बेसिस के लिए, अरहेनियस कंसेप्ट। ओके, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप कैसे देखते हो, कैसे निकालते हो। और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है ब्रॉन्स्टर लॉरी कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कैसे पता लगाते हैं। जब कंपैरिजन कंपैरिजन कर रहे हो हम, तो हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जैसे सबसे पहले अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कंसेप्ट एसिड क्या था, विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या होते हैं, विच आर गोइंग टू गिव OH नेगेटिव आयन। ओके, क्लियर। Greater the number of H positive ions produced in aqueous solution, stronger is the acid. जितने ज्यादा एसिड कोई H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इन दी सॉल्यूशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। एंड सेम डेफिनेशन फॉर द बेस, बेस जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा इन दी एक्वस सॉल्यूशन, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस है। ओके, क्लियर। और हमें फिर याद आया कि हम एसिड और बेस के लिए रिएक्शन क्या लिखते होते हैं कि एसिड, ये जनरल कोई भी एसिड हो सकता है HA फॉर्मूला वाला, एसिड जब डिसोसिएट होता है देन इट कम्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स आयंस। ओके, और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है Ka, उसको हम Ka लिखते हैं ना, जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली देयर विल बी अ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस आल्सो। बेसिस के लिए जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसको Kb लिख देते हैं, एसिड के लिए Ka लिख देते हैं। है तो ये सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है जो रिएक्शंस लिखे हैं उनका। ओके, तो यहां से हमें क्या क्लैरिटी मिलेगी, अगर आपकी Ka की वैल्यू हाई है किसी एसिड के लिए, तो Ka की वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर बहुत बड़ा आता है एज कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा कब आएगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। ओके, क्लियर। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे, वो हम निकाल सकते हैं Ka की हेल्प से। हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो किया था उसमें भी तो यही किया था कि Ka जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होती है एसिड की या बेस की। ओके, और उतने ही ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो इट मींस कितने HA प्रोड्यूस होंगे वो डिपेंड करता है Ka के ऊपर। तो जितना ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी Ka की, उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे और उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इट मींस आप H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के टर्म में भी मेजर कर सकते हो स्ट्रेंथ को। ओके, आप Ka और Kb की टर्म में भी मेजर कर सकते हो स्ट्रेंथ को, कंपैरिजन कर सकते हो दो एसिड्स का। ठीक है, जैसे एक एसिड है उसके लिए Ka की वैल्यू 2 है, दूसरे के लिए Ka की वैल्यू 1 है। तो आपका इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट एसिड है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसके इक्विलिब्रियम का, उसकी वैल्यू डबल है। ओके, और आपका जो सेकंड एसिड है उसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसका जो डिसोसिएशन रिएक्शन है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उससे हाफ है। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ, ये वाला, जिसके लिए Ka डबल है। क्योंकि जिसका Ka ज्यादा, वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाएगा ऑब्वियस है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, एंड सेम बात हम बेसिस के लिए बोल सकते हैं। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाली, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka फॉर एसिड एंड Kb फॉर बेस, stronger will be the acid or base, as greater Ka means more H positive ions, and similarly greater Kb means more OH negative ions. Okay,
और इस चीज को हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के ए। के ए क्या है उसका? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, क्लियर। तो अब हम कंपेयर करते हैं दो एसिड्स को। और एक बात याद रखना, मान लो जब आपने दो एसिड्स को कंपेयर करना है तब आपने दोनों का सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाना है। मान लो आप एसिटिक एसिड और दूसरा कौन सा ले, फिनोल। मान लो आप इन दो एसिड्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपने इन दोनों का सेम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाना है, दैट इज 1 मोलर 1 मोलर। ओके, कंसंट्रेशन सेम रखनी है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन सेम रखने के बाद आप देखोगे कि कौन ज्यादा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों में से जो ज्यादा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो कम प्रोड्यूस कर रहा होगा दैट विल बी द वीकर एसिड। ओके, तो अब कंपेयर करने वाले हैं हम। अभी तो हमने सिर्फ वैसे क्वालिटेटिवली देख लिया कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। ओके, कितना स्ट्रांग होगा और कितना वीक होगा उसको निकालने के लिए आपको ये कंपैरिजन जरूरी है। क्वालिटेटिवली तो आपको पता लग गया, अगर के ए बड़ा है किसी एसिड का तो वो स्ट्रांग होगा और जिसका छोटा है वो वीक होगा। पर कितना स्ट्रांग और कितना वीक होगा उसके लिए कंपैरिजन जरूरी है। ओके, और कंपैरिजन करते टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम आपने इक्विमोलर कंसंट्रेशन में लेने हैं जिन दो की कंपैरिजन कर रहे हो। ओके, इफ टू एसिड्स आर टेकन इन द इक्विमोलर कंसंट्रेशन देन relative strength will be comparison of alpha। तब आपने जो relative strength कंपेयर करनी है वो अल्फा के टर्म में कंपेयर करोगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमें पता है अल्फा और के ए का रिलेशन क्या है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के ए। ओके, तो अगर आपके पास एसिड वन के लिए अल्फा वन मान लें, उसके अल्फा वन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वन। ये के ए वन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वन। एंड सिमिलरली अल्फा टू, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के ए टू। ओके, क्लियर। और इनका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कांस्टेंट है वो सेम बनेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट डिपेंड करता था कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, कंसंट्रेशन दोनों की सेम है। तो अब हम इन दोनों की रेशो निकाल लें, इन दोनों एक्सप्रेशन की अगर रेशो निकाल लें तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा वन बाय अल्फा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन बाय के ए टू। ओके, क्लियर। तो यहां से आप, और अल्फा वन और अल्फा टू मैंने अभी बोला क्या बताएंगे, अल्फा हमें बताएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो इट मींस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू, मतलब अल्फा वन बाय अल्फा टू की जो रेशो है वही हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू की रेशो होगी। इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के ए वन बाई अंडर रूट के ए टू। ओके, तो ये होता है, मतलब अगर आपने दो एसिड्स को कंपेयर करना है तो उनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उनका रेशो लेके उसका अंडर रूट कर दो, दैट विल बी दी कंपैरिजन। अब एक कंपैरिजन कर ही लेते हैं बेंजोइक एसिड वर्सेस फिनोल का। बेंजोइक एसिड के लिए जो के ए वन की वैल्यू है वो है 6.5 इंटू टेन पावर माइनस 5, और फिनोल के लिए जो के ए टू की वैल्यू है, मतलब उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है फिनोल का, उसकी वैल्यू है 1.3 इंटू टेन पावर माइनस 10। ओके, तो बस हमने स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन डिवाइडेड बाय के ए टू। तो आपने बेंजोइक एसिड के लिए के ए वन की वैल्यू पुट कर दी, फिनोल के लिए के ए की वैल्यू पुट कर दी। इसका जो सॉल्व करने के बाद बना वो बना 7.07 इंटू टेन पावर टू, मतलब 707। तो इसका मतलब क्या बनता है कि बेंजोइक एसिड जो है वो फिनोल के कंपैरिजन में 707 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, बेंजोइक एसिड इज 707 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपैरिजन टू फिनोल। ऐसे करते हैं कंपैरिजन। ये हुआ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। जनरल कंपैरिजन तो हमारे दिमाग में आ गया के ए और के, कि हमने दोनों का के ए कंपेयर कर लेना है, बट कितना होगा, कितना ज्यादा एसिडिक कितना कम एसिडिक, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगा के निकालोगे। और ये जो आपके पास के ए की वैल्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स के लिए, इनका तो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। ओके, जैसे ये आपके पास डाटा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनोल, ये जितने भी वीक एसिड्स हैं, क्योंकि वीक एसिड्स के लिए ही इक्विलिब्रियम आता है, और इक्विलिब्रियम आएगा तभी तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। ओके,
तो आपके पास जितने भी आपके पास एसिड हैं वीक एसिड, तो उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है। ओके, जिस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे मान लो अब अगर वैसे रफ कंपैरिजन करना हो, रफ मतलब क्वालिटेटिव कंपैरिजन करना हो, मैं पूछूं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, आप बोलोगे फॉर्मिक एसिड। क्यों बोलोगे फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का जो के है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। मैं बोलूंगा कितना स्ट्रॉन्गर है, उसके लिए फिर आपको ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से कितना स्ट्रॉन्गर है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सिमिलरली बेसिस के लिए होता है, बेसिस का कंपैरिजन भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, बेसिस के लिए वैल्यू होती है केबी की। ओके क्लियर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बेसिस के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट KB1 बाय KB2। और ये KB1 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस 1, और KB2 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस 2। ओके, सो दैट्स इट। ऐसे करते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू एसिड्स एंड बेसिस। क्वालिटेटिव कंपैरिजन के लिए सिर्फ आपको वैल्यूज में वैल्यूज देख के पता लग जाना है। अगर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है कि कितना है ये भी पता लगाना है, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकता है अमोनिया, ये बेस कैसे हुआ इसका, तो ये OH नेगेटिव में रिलीज करता ही नहीं है। बट हमने पढ़ा था ना कि अरहेनियस ने क्या बोला था कि अमोनिया बेस इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर में जाके पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में तो ये OH नेगेटिव में रिलीज कर सकता है। तो इसकी बात हो रही है ये कितने OH नेगेटिव में रिलीज करेगा। ओके क्लियर, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन अपना नहीं होता वो वाटर को अपने में मिला के एक स्पीसीज बनाते हैं जिससे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा होता है। ओके, तो ये अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ये सारे बेस ही हैं। ओके, ये हमने लिमिटेशन ऑफ अरहेनियस कंसेप्ट में पढ़े थे कि ये बेस कैसे हैं। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेना अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एसिड से रिलेटेड ही है, वो है पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीबेसिक एसिड्स। ठीक है, एंड नहीं वैसे और आना चाहिए था यहाँ पे, और आना वर्ड यहाँ पे। और ये क्या मतलब होता है पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है, ये पॉलीबेसिक एसिड का मतलब, पॉलीप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटोन। ठीक, एक से ज्यादा प्रोटोन रिलीज करने वाले एसिड को बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। जैसे मान लो आपका जो HCl है ये तो मोनोप्रोटिक एसिड है क्योंकि ये एक पर मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, ये पर मॉलिक्यूल 2 H पॉजिटिव आयन नहीं रिलीज करेगा, तो इसलिए H2SO4 को क्या बोला जाएगा, पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड। जैसे हमने एक टर्म पढ़ी थी चैप्टर 1 में, शायद आपको याद हो पता नहीं ना हो, आई एम नॉट श्योर, बेसिसिटी, number of H positive ion produced by the acid is called as its basicity। जैसे H2SO4 कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है पर मॉलिक्यूल 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। ठीक है, तो हम बोलेंगे H2SO4 इज अ डायबेसिक एसिड। ओके, तो अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीबेसिक एसिड में हम ऐसे एसिड्स को पढ़ेंगे जो एक से ज्यादा प्रोटॉन रिलीज करते हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, क्या हिसाब है, वो सारा देखेंगे। जैसे एसिड्स लाइक H2SO4, H2CO3, H3PO4 contains more than one ionizable proton are called as the polybasic or polyprotic acids. These type of acids ionizes in more than one step। ऐसे जो एसिड होते हैं वो मोर देन वन स्टेप में आयोनाइज होते हैं। ओके, जैसे आपके पास इन जनरल अगर हमने लिखना हो तो H2SO4, जैसे मान लो आपके पास H2X कोई एसिड है। ओके, हमें लगता है कि ये एकदम से दोनों, जैसे हम H2SO4 का रिएक्शन क्या लिखते हैं, सबसे पहले H2SO4 से शुरू करते हैं, हम H2SO4 का लिखते हैं कि H2SO4 जो है वो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और सल्फेट आयन रिलीज करता है, ऐसे लिख देते हैं ना एक्चुअल में हम। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। H2SO4 का मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये आपके पास H2SO4 का सोल्यूशन है, इसमें कितने सारे H2SO4 हैं, तो ये थोड़ी ना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एकदम से ही 2 प्रोटॉन छोड़ के और सल्फेट आयन छोड़ देते हैं। एक्चुअल में ये 2 स्टेप में होता है, ये जो आयोनाइजेशन होती है दिस अकर इन 2 स्टेप। पहले क्या होता है, H2SO4 अपना प्रोटॉन रिलीज करता है एक,
और हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है HSO4 नेगेटिव वाला आयन। उसके बाद ये जो HSO4 नेगेटिव वाला आयन बनता है, ये अपना नेक्स्ट प्रोटॉन रिलीज करता है और बनाता है सल्फेट आयन। ओके, ये 2 स्टेप्स में होता है रिएक्शन। ओके, और इन दोनों को ऐड करके ओवरऑल ये बनता है। ओके, इसलिए ये बात लिखी हुई है, these type of acids ionizes in more than one step। ये एक से ज्यादा स्टेप में आयोनाइज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनमें कितने प्रोटॉन है। जैसे अगर हमने ये एक डाइबेसिक एसिड लिया है जो 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा, ठीक, तो पहले ये अपना एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, और प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो कटायन बचेगा वो ये है, सॉरी जो एनायन बचेगा वो ये है। उसके बाद ये जो एनायन बचा ये अगला प्रोटॉन रिलीज करेगा, ठीक, उसके बाद जो एनायन बचा वो ये है। ओके, और ये 2, इसने 2 ही रिलीज करने थे वो कर दिए। और अगर हम इसका ओवरऑल देखें, ओवरऑल में क्या करना होता है, इन दोनों को ऐड करना होता है ना अपनी इक्वेशंस को, जैसे हमने वहां हेस लॉ में करते थे। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका यही बनता है कि H2S जो है वो 2 प्रोटॉन छोड़ के X2 नेगेटिव आयन निकाल लेगा। ठीक, क्लियर। तो इट मींस, बट एक्चुअल में तो ये 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए भी कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। जब उसने पहला प्रोटॉन अपना निकाला उसको बोलते हैं Ka1। ओके, Ka1 मतलब डाइबेसिक एसिड का जो फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है वो Ka1 डेजिग्नेट करेगा। उसके बाद जो अनायन बचता है उसमें से जो नेक्स्ट प्रोटॉन रिलीज होने की टेंडेंसी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं Ka2। Ka2 क्या है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, बट हम इन दोनों को ऐड करके जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए भी Ka निकल सकता है। वो क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन में आएगा ये वाला। और आपको याद होगा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या पढ़ा था, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है जिसको नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डिसोसिएट किया जा सकता है, तो इस रिएक्शन का जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। जितने भी स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्व हैं उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आता है वैल्यू वो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल ही आती है, वो Ka के इक्वल ही आती है। ओके, दैट्स इट, क्लियर। तो इट मींस अगर आपके पास कोई डायबेसिक एसिड है तो उसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा उसके दोनों स्टेप वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीपल। ओके, और फर्स्ट स्टेप में जितनी इजीली ये प्रोटॉन छोड़ देता है, सेकंड स्टेप में जो अनायन है वो उतनी इजीली प्रोटॉन नहीं छोड़ता, क्योंकि ऑब्वियस है अनायन है, ये नेगेटिव है, तो ये प्रोटॉन ये अपने में से पॉजिटिव निकलने थोड़ी ना देगा, ये तो खुद ही पकड़ के रखेगा उसको। ओके, तो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि A1 जो है वो हमेशा बड़ा होगा Ka2 से। ओके, पहला प्रोटॉन निकलना इजी होगा एज कंपैरिजन टू सेकंड प्रोटॉन से। ओके, सिमिलरली ऐसे एसिड भी होते हैं जो ट्राइबेसिक होते हैं, जो 3 प्रोटॉन रिलीज करते हैं जैसे ये। तो इसमें पहला प्रोटॉन निकलेगा, उसके बाद दूसरा प्रोटॉन, उसके बाद तीसरा प्रोटॉन, और तीनों प्रोटॉन निकलते टाइम जो रिएक्शन बना उनकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये है। ओके, और वैसे अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सभी को ऐड करके, और इस ओवरऑल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन रहा है Ka। तो आप ये देखोगे कि जो Ka है वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Ka1 Ka2 एंड Ka3, दैट इज दिस। ओके, क्लियर। जैसे अब ये कुछ एसिड्स के लिए उनके Ka1 Ka2 और Ka3 की वैल्यू लिखी हुई है, Ka3 में उसी में आएगा जिसमें 3 प्रोटॉन रिलीज होते हैं। अगर 2 रिलीज होंगे तो ऑब्वियस है उसमें बस पहला स्टेप होता है और दूसरा स्टेप होता है, तीसरा तो होता ही नहीं है, तो Ka3 कहाँ से आएगा। ओके, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो फर्स्ट Ka1 है ये बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी के बराबर ही होता है, तो पहला प्रोटॉन तो सल्फ्यूरिक एसिड बड़े इजीली रिलीज कर देता है। दूसरा प्रोटॉन के लिए जो आपके पास Ka2 है वो देखो वो 1.2 इंटू 10⁻², है, कम है वैल्यू, मतलब दूसरा प्रोटॉन इतनी इजीली रिलीज नहीं करता। मतलब H2SO4 अपना जब पहला प्रोटॉन निकालता है उस टाइम तो पहला प्रोटॉन वैसे ही निकाल देता है वो। ओके, वेट वेट वेट, थोड़ा गलत लिखा गया, ये है, अगर हम लिखें H2SO4 का रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है आयोनाइजेशन वाला, ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनता है दूसरा प्रोटॉन इसमें से निकलता है, तब जाके H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन बनता है। ओके, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है
एट 25 डिग्री सेल्सियस वो ये है, और इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो ये है। मतलब फर्स्ट प्रोटॉन रिलीज करना तो बहुत इजी है, सेकंड प्रोटॉन इजीली रिलीज नहीं हो रहा। आप हर में ऐसा ही देखोगे, हर एक एसिड में आप देखो उसका जो Ka1 है वो ग्रेटर देन Ka2 ही है। देखो इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻², है इसमें 6.4 इंटू 10⁻8 है। इसमें कार्बोनिक एसिड में भी सेम ट्रेंड, ठीक है। ये जो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, इसके केस में तो 3 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, तो आप देख रहे हो Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। ओके, दैट्स इट, क्लियर। तो यहां से आपने कंक्लूजन क्या निकाली कि Ka1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ka3। ओके, और इसका रीजन क्या देंगे हम कि व्हाई दिस इज देयर। इट becomes more difficult to remove a positively charged proton from negatively ion due to electrostatic forces. Greater the charge on the negative ion, more difficult it becomes to remove a proton. ठीक है, जैसे 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 इसने एक प्रोटॉन छोड़ के ये वाला एनायन बनाया, अब इस अगली बार क्या होगा, इस एनायन से प्रोटॉन निकलने, तो इस एनायन से प्रोटॉन निकलना डिफिकल्टी होगा ऑब्वियस है। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकल रहा था, इसमें एनायन से मॉलिक्यूल निकलना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है Ka2 छोटा ही होना है Ka1 से, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड इतना शिफ्ट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली जब ये वाला एनायन बना, अब इस एनायन से प्रोटॉन निकालना तो और मुश्किल है, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो डबल है, -2 है, इसमें तो फिर चार्ज -1 था, तो ऑब्वियस है फिर जो Ka3 की वैल्यू होगी वो और छोटी होगी एज कंपेरिजन टू Ka2। ओके, तो इसलिए आपके पास हमेशा ये ट्रेंड आता आता है। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास पॉली एसिडिक बेस होगा, हमने बेसिस की बात तो करी नहीं, तो उसके लिए हम यही बता देंगे, ऐसे ही समझा देंगे कि अगर आपके पास पॉली एसिडिक बेसिस होंगे, उनके केस में फर्स्ट हाइड्रोक्साइड आयन निकालना विल बी इजी, सेकेंड हाइड्रोक्साइड आयन निकालना विल बी डिफिकल्ट। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है पहले एक प्रोटॉन निकालेगा, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, एक हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी Kb1। क्या एक्सप्रेशन है वो आपको पता है। उसके बाद ये जो अनायन बना, कटायन बना, इसमें से जो नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा उसके बाद क्या बनेगा। ओके, तो इसके लिए क्या आएगी वैल्यू Kb2। ओके, और इसमें भी क्या आएगा Kb1। फर्स्ट हाइड्रोक्साइड आयन इजीली निकलेगा, सेकेंड डिफिकल्टी से निकलेगा। ओके, तभी आपका Kb1 जो है वो ग्रेटर होगा Kb2 से। ओके, क्लियर। अब हमने जैसे कुछ एक कंपैरिजन करे हैं, जैसे अगर हम बात करें HF और HCl में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, एक तो हमें पता लग गया कि इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं इनकी Ka वैल्यूज को दे। ओके, सो यहाँ पे हम सिर्फ हाइड्रो एसिड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बात ये और ध्यान में रखना है, मतलब HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ओके, क्लियर, उनकी बात हो रही है। तो हाइड्रो एसिड के केस में जैसे मैं पूछ लूं HCl और HBr में से कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन वीकर एसिड है, तो इनका कंपैरिजन कैसे किया जाएगा विदाउट लुकिंग फॉर Ka। उसके लिए आपके पास दो फैक्टर हैं जो आपने देखने हैं। फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ Ha बॉन्ड, कि जो हाइड्रोजन और उसका जो भी काउंटर एटम है, जैसे मान लो HCl में हाइड्रोजन और Cl, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये बॉन्ड वीक है तो ऑब्वियस है उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा, जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। आपको पता है ना, जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा तो उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ओके, और सेकंड आपके पास जो फैक्टर है दैट इज पोलैरिटी ऑफ Ha बॉन्ड।
more polar the bond, more easily it become breaks, hence greater acidity. जैसे मान लो HCl और HF में से किसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर ना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो 2.1 ही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, क्लोरीन की कितनी होती है 4.0। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, HF का बॉन्ड ज्यादा पोलर है क्योंकि इसका 1.9 है डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने पढ़ लिया हो ना, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। और HCl के केस में ये डिफरेंस है 0.9। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही पोलर बॉन्ड, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड उतना ही इजिली ब्रेक होता है वो, और उतनी ही ग्रेटर एसिडिटी होती है। ओके, उतनी ही ग्रेटर जो है एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? तो अब हम कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं कुछ एक एग्जांपल के साथ। जैसे कंपैरिजन है आपके पास, इसका कंपैरिजन करने से पहले इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फॉर द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, फॉर द एलिमेंट्स अलोंग द सेम पीरियड। अगर आप ऐसे हाइड्रोजन एसिड्स का कंपैरिजन कर रहे हो जिनके केस में जिनका काउंटर एटम जो है वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं ना, ठीक। उस टाइम आपने जो है मेनली क्या देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला फैक्टर देखना है। मतलब जो आपका आंसर आएगा, एसिडिटी ऑर्डर आएगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, क्लियर? तो उस टाइम क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द पोलर नेचर फैक्टर। मतलब पोलर नेचर वाला फैक्टर नहीं आपका आंसर डिसाइड करेगा, आपका आंसर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, और HI और HF में से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो अगर HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो H तो इजीली रिलीज नहीं होगा ना इसमें से, HI में से H बड़े आराम से रिलीज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसमें ये बॉन्ड तोड़ना इजी है, इसमें ये बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है। तो बॉन्ड तोड़ने के अकॉर्डिंग सबसे इजी, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है इनमें से, HI, और सबसे वीकर कौन है, HF। ओके, क्लियर? क्योंकि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी तो सेम ही है, HF का बॉन्ड जो है वो छोटा होगा, HCl का उसका उससे बड़ा, HBr का और बड़ा, HI का बॉन्ड जो है वो और बड़ा होगा। ओके, तो इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर चल रहा है फॉर द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। और सिमिलरली इनके लिए भी, इसमें भी देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे जो हैं वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक, जब आप ऐसे हाइड्रोजन एसिड्स को स्टडी कर रहे हो जिनमें जो काउंटर एटम है वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, उस टाइम आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा, वो डिसाइड होगा बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, बट अगर आप ऐसे हाइड्रोजन एसिड्स को स्टडी कर रहे हो जिनके केस में जो एलिमेंट है वो सेम पीरियड को बिलोंग करता है, जो काउंटर एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ एलिमेंट है, अगर वो सेम पीरियड को बिलोंग करता है तो उस टाइम प्रायोरिटी वाला फैक्टर डिसाइड करेगा आपका कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन वीकर। ओके, क्लियर? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड किसके केस में बनेगा, HF के केस में। क्यों? क्योंकि HF का बॉन्ड सबसे पोलर नेचर का होगा, और हमने और ये एक ही पीरियड के मेंबर है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड में आते हैं। ओके, तो इसके केस में क्या हुआ, जो HF है इसमें से प्रोटॉन निकालना इजी, जो CH4 है इसमें से प्रोटॉन निकालना डिफिकल्ट, क्योंकि पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करना है सारा, जब आपका जो एलिमेंट है वो सेम पीरियड को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, फिर ऐसे ही आपके पास कुछ एक एसिडिक स्ट्रेंथ और कुछ एक बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, इनका आप दिमाग में लाके देखना, आपको समझ में आता है। अगर नहीं समझ आएगा तो इसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बट ये वाले जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर आप हाइड्रोजन एसिड के लिए, हाइड्रो एसिड्स के लिए तो बड़े आराम से लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आप एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर सकते हो हाइड्रो एसिड्स के लिए। ओके, क्लियर? ये वाले जो आपके पास ऑर्डर हैं, ये इनको भी आप देखना, आपको समझ में आता है कि क्यों ये ऑर्डर है। ओके, अगर नहीं समझ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको भी अभी, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, वो आपका दिमाग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, आपको सारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी याद आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके दिमाग में आएगा कि हाँ कौन जल्दी प्रोटॉन निकालता है, कौन डिफिकल्टली प्रोटॉन निकालता है। सारा डिपेंडेंस उसी के ऊपर है कि कौन जल्दी प्रोटॉन निकालेगा, कौन डिफिकल्टली प्रोटॉन निकालेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। ओके,
क्लियर? जैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ये जो पिछला हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उसमें क्या किया हमने, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है विद द हेल्प ऑफ अरहेनियस कंसेप्ट। अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है। ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, हालांकि इसने भी आधा जो है कंसेप्ट वो उसी का लिया है, अरहेनियस वाला ही, ठीक। बट फिर भी ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट क्या है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट क्या कहता था, पहले इसको रिकॉल कर लें। ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट कहता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस। ओके, तो इट मींस अगर दो एसिड की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है तो आप प्रोटॉन डोनेशन के बेसिस पे करोगे कि कौन इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ये तो बात हमने पीछे भी पढ़ी है ना, क्लियर। बट इसके केसेस में बेसिस का कंपैरिजन कैसे होगा, दो बेसिस का अगर आपने कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ अबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, कि दोनों में से जल्दी प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा। ओके, क्लियर। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास आयोडाइड आयन और क्लोराइड आयन, इनमें से कौन जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इनमें से कौन जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोराइड आयन। ओके, तो क्लोराइड आयन विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपैरिजन टू द आयोडाइड आयन। ओके, अब ये कैसे पता लगता है, इस पे भी आते हैं अभी। ओके, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट से, क्लियर। बट एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन के लिए तो कोई कांस्टेंट होता ही नहीं है, डोनेशन के लिए तो के कांस्टेंट होता है, जैसे हमने अरहेनियस कंसेप्ट में पढ़ा, ठीक है, कि जैसे ये आपका एसिड है, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। ओके, डोनेशन एक्सेप्टेंस के लिए, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के लिए तो ऐसा कोई कांस्टेंट है ही नहीं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन वीकली, कौन इजीली नहीं कर सकता। उसके लिए भी ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि एसिड में से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन निकलने के बाद जो आइडेंटिटी बचती है, जो एनायन बचता है, वो बेस की तरह काम करता है ना, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो बेस की तरह काम करता है। ओके, और हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि बड़ी जल्दी प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, अगर वो इजिली, जैसे मान लो ये एच है, अगर ये इजिली प्रोटॉन रिलीज कर सकता है तो ऑब्वियस है जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, एच प्रोटॉन दोबारा एक्सेप्ट करेगा ए नेगेटिव, तब जाके एच बनेगा ना। तो अगर एच खुद ही रिलीज कर रहा है प्रोटॉन तो वो बैकवर्ड रिएक्शन होने देगा इजिली, नहीं होने देगा, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेस का काम कौन कर रहा है, ए नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है तब, ठीक। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलती है, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो बड़ी इजिली प्रोटोन रिलीज करता है। वो प्रोटोन इसलिए रिलीज नहीं करता कि उसका एनायन बने और वो उस प्रोटोन को दोबारा पकड़ के उसको एसिड बना दे, ठीक है। तो इट मींस जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे जो बेस बनेगा, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं उस पर्टिकुलर एसिड का, वो जो बेस बनेगा वो उतना ही वीक होगा। stronger the acid, weaker will be the conjugate base and vice versa, मतलब अगर weaker will be the acid, stronger will be its conjugate base, stronger acid will have weak conjugate base, weaker acid will have strong conjugate base। ओके, तो ऐसे मैंने कंपैरिजन किया था दोनों का, कैसे, अब हाइड्रोजन आयोडाइड का के जो है वो कितना है, 10^11, और हाइड्रो HCl का के कितना है, 10^7। तो यहाँ से क्लैरिटी क्या मिली मेरे को कि जो एच आई है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेरिजन टू HCl। तो एच आई से क्या बनता है, एच आई से बनता है आयोडाइड आयन, और आयोडाइड आयन एक बेस है क्योंकि ये प्रोटोन एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली HCl से क्या बनता है, कौन सा बेस बनता है, क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन भी एक बेस है। ओके, इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एच आई और HCl में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एच आई। क्यों, क्योंकि इसके के की वैल्यू 10^11 है और HCl की के की वैल्यू 10^7 है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर एच आई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका जो बेस बनेगा वो वीक बनेगा, और HCl अगर वीक एसिड है तो इसका जो बेस बनेगा दैट इज क्लोराइड आयन, वो स्ट्रॉन्ग है। तो आयोडाइड आयन और क्लोराइड आयन में से स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, क्लोराइड आयन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपैरिजन टू आयोडाइड आयन।
हमने यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर वाला कंसेप्ट यूज किया है ब्रॉन्स्टन लॉरी के केस में, ठीक है। तो उसने ऐसे कंपैरिजन किया है कि एसिड के लिए ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग एसिड की स्ट्रेंथ निकाल लो, और इन एसिड से जो बेस बनेंगे, जो बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो बेस बनता है वो उतना ही वीक होता है। ओके, तो इसलिए आप देखो यहाँ पे इस टेबल में आपको लिखा हुआ है कि डाउन जब आप जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, बट इन पर्टिकुलर एसिड से जो बेस बनेगा उस बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप आने पे देखो ये जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ओके क्लियर। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ज्यादातर वैसे अरहेनियस कंसेप्ट ही यूज होता है, ओके, क्योंकि ज्यादातर एसिड बेस हम वही वाले पढ़ते हैं जो अरहेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस हैं, और अरहेनियस सबसे सिंपल वाला कंसेप्ट है, ठीक। बट कुछ जगह ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट भी यूज होता है इन ऑर्डर टू फाइंड विच बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड विच बेस इज वीक। ओके, और वो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला कंसेप्ट देख के ही हमें पता लग जाता है। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कल मैं करवाऊंगा। अभी आपको आज इतना अगर पॉइंट समझ लग गया है तो इसकी थोड़ी कल प्रैक्टिस हम करेंगे वैसे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है।